वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राजा तथा राजा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च एवं प्रधान अंग बताते हुए उसे शासन की धुरी बताया है। कौटिल्य के अनुसार राजा शासन का संचालन करता है तथा उसको गति प्रदान करता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो राजा राज्य का प्रशासनिक संचालन करते हुए अपनी जनता की रक्षा करता है, उसका पालन करता है। राजा की योग्यताओं के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसके शील के बारे में, राजा के चरित्र के बारे में कौटिल्य ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है। कौटिल्य ने राजा को राजर्षि कहा है, जो कि एक ऐसी उपाधि है जो उसे उसके दायित्वों एवं कर्तव्यों से बांधती है। कौटिल्य ने राजा को राज्य की समृद्धि का कारक भी माना है। कौटिल्य की राजा की जो अवधारणा है या कौटिल्य के राजा के संबंध में जो विचार हैं, उनमें कौटिल्य के राजा की जो योग्यताएं हैं वो उल्लेखनीय हैं। कौटिल्य ने धर्म और व्यावहारिकता का समन्वय करते हुए राजा के संबंध में जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, उनमें प्रमुख है कि उसका उच्च कुल का होना तथा दैवीय शक्तियों से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ दैवीय शक्तियों से कौटिल्य का तात्पर्य है कि राजा को सामान्य मनुष्य से कहीं अलग और अधिक शक्तिशाली और गुणों से युक्त होना आवश्यक है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक, सत्य वचन कहने वाला, हमेशा उत्साह से भरा हुआ, समर्पित, जितेंद्रिय, जिसने अपनी सब इच्छाओं को अपने वश में कर लिया हो, जो सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो, दोष रहित हो, दूरदर्शी हो, ऐसा व्यक्ति राजा हो सकता है। कौटिल्य ने राजा के शिक्षण और उसके प्रशिक्षण पर भी बेहद बल दिया है। हम सब जानते हैं कि कौटिल्य ने स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को एक बालक के रूप में शिक्षित और प्रशिक्षित करके उसमें ऐसे गुण विकसित किए तथा उसके जो स्वाभाविक गुण थे उनको भी समझ के, परख के उसे राजा की योग्यता के साथ तैयार किया, उसे ऐसा अभ्यास कराया, उसे इस प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित किया कि वो राजा के समस्त गुणों से युक्त हो सका। कौटिल्य ने इस बात पर विशेष बल इसलिए भी दिया है कि जिस कालखंड की बात हम कर रहे हैं, उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ खंडित साम्राज्य के रूप में था। कौटिल्य की अभिलाषा थी कि एक अखंड भारत की स्थापना की जाए और इसके लिए राजा के चरित्र और उसके गुणों पर उसने विशेष बल दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय विभिन्न जनपदों के जो राजा थे वो परस्पर वैमनस्य, धोखेबाजी, शत्रुता, विलासिता, इन अवगुणों से युक्त होने के कारण भारत को विदेशी आक्रांताओं के हवाले कर चुके थे। इन सब परिस्थितियों से निकलकर भारत को एक गौरवमयी अखंड राज्य की ओर ले जाने के कौटिल्य के समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षण प्रशिक्षण देकर भारत के
प्रथम प्रथम सम्राट के तौर पे स्थापित किया। इसलिए हम देखते हैं कि जब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना की तो उस समय उन्होंने राजा के गुणों पर विशेष बल दिया। जब कौटिल्य कहते हैं कि राजा को दैवीय शक्तियों से संपन्न होना चाहिए, तो ये प्राचीन भारत की जो उस समय की अवधारणा थी उससे बड़ा मेल खाता है। अर्थात जिनको हम प्रतीकात्मक रूप से शक्तिपुंज मानते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जो हमारे प्राकृतिक स्तोत्र हैं, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, इस प्रकार के जो देवता हैं, उनके जो गुण हैं, उन गुणों से युक्त व्यक्ति ही शासन के योग्य हो सकता है। उसे साधारण मनुष्य के अतिरिक्त इन प्राकृतिक और दैवीय गुणों से युक्त होना अति आवश्यक है, तभी वो राज्य का संचालन ठीक प्रकार से कर सकता है और राज्य की समृद्धि का कारक भी हो सकता है। कौटिल्य ने राजा के लिए एक दिनचर्या भी निर्धारित की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब नंद वंश का शासन था, कौटिल्य ने देखा कि अधिकांश राजा, जिनमें नंद वंश के शासक भी सम्मिलित हैं, अपना अधिकतम समय प्रजा के हितों या प्रजा के पालन या रक्षण में न बिताकर केवल अपनी विलासिता में व्यतीत कर दिया करते थे, या परस्पर प्रतिद्वंदिता और शत्रुता से विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में संलग्न रहा करते थे, या अनेक प्रकार के व्यसनों का शिकार होके भारत देश का अहित करने में अप्रत्यक्ष रूप से लगे रहे। इन सब से आहत होकर कौटिल्य ने अत्यंत व्यावहारिक रूप से पूरे दिन के जितने भी प्रहर हैं, कौटिल्य ने 1.5 घंटे का जो समय होता है, उसमें पूरे दिन को विभक्त करके अपने राजा को किस समय किस प्रकार का कार्य संपादित करना चाहिए, इसके बारे में पूरा ब्यौरा अपने अर्थशास्त्र में दिया है। कौटिल्य ने राजा के अपने निजी कामों के अलावा उसके अधिकतम समय को प्रजा की रक्षा, राज्य संबंधी कार्यों का संचालन, शासन प्रशासन तथा प्रजा से संबंधित कामों में ही संलग्न रहने के लिए उसे एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने का मार्गदर्शन दिया है। वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य ने राजा के लिए एक विलासितापूर्ण नहीं वरन एक तपस्वी के समान जीवन की व्यवस्था स्थापित की है। इस प्रकार यदि कोई राजा इस दिनचर्या का पालन करते हुए अपने राज्य का संचालन करता है, तो निश्चित ही वो न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करेगा, अपनी प्रजा को सुखी बनाएगा, अपने राज्य में समृद्धि लाएगा, वरन विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करते हुए अपने राज्य को एक गौरवमय राज्य के रूप में स्थापित कर सकेगा। कौटिल्य ने राजा के गुणों और उसकी दिनचर्या के अतिरिक्त राजा के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा की है, उसका विस्तार से विवरण दिया है। कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। कौटिल्य ने कहा है कि जो राजा और प्रजा का संबंध होता है, वो एक तरह से पिता पुत्र का संबंध होता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का या अपनी संतान का पालन करता है, उसकी रक्षा करता है और उसके हित के लिए सदैव संलग्न रहता है, वही काम राजा का अपने राज्य में निवास करने वाले प्रजाजनों का होना चाहिए। कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के जो जीवन के पक्ष हैं, उनको विभाजित करते हुए राजा के कार्यों का विवरण दिया है। यदि हम बिंदुवार देखने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि कौटिल्य ने जो राजा के कार्य निर्धारित किए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण काम है सामाजिक व्यवस्था का नियमन करना। स्टूडेंट्स,
सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य आप सब समझते हैं, जो हमारा प्राचीन हमारा जो परिवेश था, सामाजिक जो वातावरण था, सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसमें दो बातें बहुत प्रमुख रूप से हमें अध्ययन करने से ज्ञात होती है। पहला है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का परस्पर समन्वय और सहयोग के साथ समाज में ठीक प्रकार से संचालन होते रहना, प्रत्येक वर्ण अपने निर्धारित काम को भली प्रकार से संचालित करे तथा समाज की उन्नति, प्रगति और उसकी व्यवस्था के नियमित और व्यवस्थित संचालन में अपना योगदान देता रहे, ये देखना और सुनिश्चित करना राजा का काम है। ठीक इसी प्रकार से समाज को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए मानव जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं, विचारक हैं, ऋषि मुनि हैं, और वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं जो क्रमशः 25-25 वर्षों की एक अवधि के अंतर्गत विभक्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य की एक औसत आयु 100 वर्ष मानते हुए इस प्रकार से 25-25 वर्षों का विभाजन करते हुए इन 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे सामाजिक जीवन में तय की गई है। कौटिल्य का कहना है कि आश्रम व्यवस्था ठीक प्रकार से नियमित और संचालित होती रहे, यह देखना और सुनिश्चित करना भी राजा का ही काम है। तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, समाज इन 2 सिद्धांतों के आधार पे ठीक प्रकार से संचालित होता रहे, परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाते हुए मनुष्य अपने सामाजिक जीवन का संचालन भली प्रकार से कर सके, ये दायित्व राजा का है। दूसरा, इसमें जो प्रमुख काम कौटिल्य ने राजा के लिए निर्धारित किया है, वो है दंड का समुचित प्रयोग करना। दंड अर्थात वो शक्ति जो राज्य को संचालित करने के लिए परम आवश्यक है। दंड शक्ति से अप्राप्त को प्राप्त किया जाता है। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने व्याख्या की है, वो व्याख्या इसी पे आधारित है। अर्थशास्त्र जो एक रचना है, वो अप्राप्त को प्राप्त करने, प्राप्त की रक्षा करने और रक्षित का संवर्धन करने के सिद्धांत पे आधारित है। लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, आजीविका जिसको हम कहते हैं, यथोचित दंड का प्रयोग करना राजा का कर्तव्य है। और ऐसा राजा जो दंड का समुचित प्रयोग करते हुए राज्य का संचालन करता है, वो पूजनीय होता है। यथोचित और समुचित अपनी शक्ति का प्रयोग करना, इससे न्याय व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित होती है। विधि की प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया के लिए भी दंड शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, कौटिल्य ने जो राजा के प्रमुख काम बताए हैं, उसमें एक प्रमुख काम है आर्थिक व्यवस्था का नियमन और संचालन करना। किसी भी राज्य की प्राण शक्ति यदि हम कहें तो वो अर्थव्यवस्था है। अर्थ के बिना, खजाने के बिना राज्य का संचालन असंभव है। तो आय व्यय का प्रबंधन, उसकी निगरानी करना, अधिकारियों की निगरानी अपने जो विश्वसनीय मंत्री या अमात्य या अधिकारी हैं उनके द्वारा करना, उनकी नियुक्तियां करना, कृषि व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना, और सबसे प्रमुख इनमें है कर व्यवस्था का प्रबंधन करना। आगे हम देखेंगे जब आर्थिक विचारों की बात आएगी कि कौटिल्य ने किस प्रकार से कर व्यवस्था का बड़ा ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। राजा के कर्तव्यों में कर व्यवस्था का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण काम माना जाता है।
कर प्राप्त करना और उससे अपने कोष का भली प्रकार से नियमन संचालन करना, जिससे कि प्रजा के हितों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके, इसकी देखरेख करना तथा इसके लिए मार्गदर्शन देना राजा के परम कर्तव्यों में सम्मिलित है। कौटिल्य ने कहा है कि लोकहित और कल्याण के कार्य करवाना राजा के सबसे प्रमुख कार्यों में आता है। वैसे तो यदि हम प्रारंभ करना चाहें तो कौटिल्य के अनुसार राजा का जो सबसे प्रथम और परम कर्तव्य है वो है प्रजा रक्षण एवं प्रजा पालन। प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का पालन करना, अर्थात प्रजा सुखी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है तथा किसी भी प्रकार के अभाव से ग्रस्त नहीं है, वो पूरी तरह से निर्भय है और अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर रही है, ये सुनिश्चित करना राजा का सबसे परम और प्रथम कर्तव्य माना जाता है। इसी को यदि हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देखें तो जो लोकहित और कल्याण के काम हैं वो भी जनता को प्रसन्न करने वाले, उसे स्वस्थ वातावरण देने वाले तथा उसकी रक्षा और प्रजा पालन से संबंधित कर्तव्यों का ही विस्तार करते हैं। जैसे दान देना, अनाथों, निर्बलों, वृद्धों, असहायों की रक्षा करना, उनके पालन की व्यवस्था करना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ऐसे काम करवाना जिससे कि सामान्य जनता को राहत प्राप्त हो सके। जैसे जलाशयों का निर्माण करवाना, मार्गों का निर्माण करवाना, बाज़ारों का निर्माण करवाना, अनेक प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना। जैसे मान लीजिए किसी वर्ष यदि वर्षा ठीक प्रकार से नहीं होती है या किसी वर्ष बाढ़ आ जाती है तो दुर्भिक्ष हुआ, इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हुई, ऐसे में अपनी जनता को किस प्रकार से, अपनी प्रजा को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, इसलिए विभिन्न नीतियों को क्रियान्वित करना, योजनाओं को बनाना और अपने प्रशासनिक मंत्री परिषद तथा अधिकारियों के साथ में उसे क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन देना, ये राजा का परम कर्तव्य है। इसके अलावा प्रजा के मनोरंजन के लिए, चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना, पर्यावरण के लिए जैसे उद्यान विकसित करना, वन कुएं खुदवाना, वन लगवाना, पौधारोपण करवाना, इस प्रकार के जो सामान्य और जनहित से जुड़े हुए काम हैं वो भी राजा के मार्गदर्शन में ही संपादित किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, राजा के कार्यों में एक जो प्रमुख काम है वो है राज्य की शासन व्यवस्था की धुरी के रूप में, एक्सिस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना। किसी भी राज्य के प्रशासन का संचालन अकेले राजा नहीं कर सकता और हम सब जानते हैं कि राजा को उसके प्रशासनिक राजकाज में सहयोग करने के लिए राजा विभिन्न स्तरों के अमात्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसमें उसके विश्वसनीय लोगों को वो सम्मिलित करता है, जिनके साथ विचार विमर्श करके, नीतियों का निर्माण करके तथा उनकी क्रियान्विति के लिए पुनः विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करके और उन पे विभिन्न प्रकार के दायित्व देकर और उनकी निगरानी करके प्रशासन का संचालन किया जाता है। तो राजा के जो कार्य हैं उनमें प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरे राज्य में या साम्राज्य में विभिन्न स्तरों पर लागू की जाती है और विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी राज्य के द्वारा बनाई गई नीतियों के या राजा के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए काम करते हैं। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का काम
राजा की देख रेख में मंत्री परिषद के परामर्श से और अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से संपादित किया जाता है। इन सब का सर्वोच्च अंग यदि हम कहें प्रधान जो व्यक्ति होता है वो राजा ही होता है। अब स्टूडेंट्स, राज्य के भीतर के शासन संचालन की बात तो हमने की कि वो राजा के द्वारा संपादित किया जाता है, परंतु एक राज्य का अपने पड़ोसी राज्यों एवं अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, ये तय करना भी राजा का ही काम होता है। इसे हम कहेंगे परराष्ट्र संबंधों का संचालन, अर्थात एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध हो, ये देखना, ये सुनिश्चित करना, ये तय करना तथा इसके अनुसार नीतियों का निर्धारण करना और उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम राजा के द्वारा ही किया जाता है। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिनका हम बाद में परराष्ट्र संबंधों के शीर्षक के अंतर्गत कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। परंतु जो प्रमुख सिद्धांत कौटिल्य ने हमें दिए हैं उनमें एक तो है मंडल सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि राज्यों के समूह में परस्पर किस किस श्रेणी के राज्य होते हैं तथा उनका परस्पर आपस में किस प्रकार का संबंध होता है और उस संबंधों के निर्वहन के लिए किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की नीतियों का अवलंबन किसी राज्य को या राजा को करना चाहिए, उसके बारे में कौटिल्य ने हमें बताया है। ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य ने हमें विभिन्न नीतियों के बारे में बताया है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार की नीति, जिसे हम आज की भाषा में विदेश नीति भी कहते हैं, का अवलंबन करना चाहिए, जिससे कि राज्य का हित साधा जा सके। इसके अलावा कौटिल्य ने 4 उपायों की चर्चा की है, जिसे हम सब सामान्य बोलचाल की भाषा में साम दाम दंड भेद के नाम से जानते हैं। कौटिल्य ने बड़े ही विस्तार से युद्ध नीति, युद्ध के नियमों, राजनय और गुप्तचर व्यवस्था, राजदूत व्यवस्था आदि के बारे में भी चर्चा की है। और बहुत यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो इन सब का नियमन करना, इन सब का भली प्रकार से संचालन करना, इनकी निगरानी करना वस्तुतः राजा के ही प्रमुख कामों में सम्मिलित होता है। तो परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राजा को ही करना होता है। स्टूडेंट्स, राजा के अनेक काम हैं और राजा के जो दायित्व हैं वो इस प्रकार से संपादित होने चाहिए जिससे कि वो अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग करते हुए राज्य के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए और प्रजा के कल्याण को लक्ष्य करते हुए अपने कामों का संपादन करे और एक योगी तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को प्रजा हित में समर्पित कर दे। अब हम कौटिल्य के राजा का विश्लेषण करेंगे। कौटिल्य ने राजा को अपार शक्तियाँ तो दी हैं, लेकिन साथ ही साथ कौटिल्य ने राजा पे कुछ व्यावहारिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। कौटिल्य ने राजतंत्र को एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली तो माना ही है और उस दृष्टि से राजा को सर्वोच्च स्थान भी प्रदान किया है, अर्थात राज्य में सर्वोच्च स्थान यदि किसी का है तो वो राजा का ही है। उसे अनेक शक्तियाँ दी हैं, उसमें अनेक प्रकार के गुणों की अपेक्षा की है, परंतु हम देखते हैं कि इसके बावजूद कौटिल्य का जो राजा है वो कोई निरंकुश राजा नहीं है। कौटिल्य ने उस पर जो प्रतिबंध, व्यावहारिक प्रतिबंध लगाए हैं उनमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे पहला है अनुबंध। अनुबंध से तात्पर्य कि कौटिल्य का जो राजा है वो प्रजा रक्षण के अपने वचन से बंधा हुआ है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा का सबसे प्रथम और परम जो कार्य है वो है प्रजा की रक्षा करना, अर्थात वो अपने आप को प्रजा के हितों के लिए कमिटेड, समर्पित माने। और जब वो ऐसा करेगा, जब वो अपने आप को समर्पित मानेगा तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा जो प्रतिबंध है वो है धर्म का प्रतिबंध। धर्म से तात्पर्य है जो धारण करने योग्य है, अर्थात जो निर्धारित कर्तव्य है उसकी पालना करना।
कुछ और सरल भाषा में यदि मैं समझाऊं तो इसका तात्पर्य है कि एथिकली या मॉरली कमिटेड होना, नैतिकता का पालन करना। जब कौटिल्य का राजा नैतिक मार्ग पे चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। तीसरा जो प्रतिबंध है वो है मंत्री परिषद का प्रतिबंध। हम सब जानते हैं कि कौटिल्य ने अपनी शासन व्यवस्था में अमात्यों, मंत्रियों और मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला इतने बड़े राज्य का शासन संचालन नहीं कर सकता। मंत्रियों की विद्वत्ता और उनके गुणों के आधार पे हम ये सब जानते हैं कि कौटिल्य ने जिस प्रकार के मंत्री परिषद, जिस संस्था की बात की है, वो संस्था भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। ऐसी शक्तिशाली संस्था के परामर्श को पूरी तरह से नकार देना या उनकी बात को अनसुना कर देना और अपनी मनमानी करना, ये किसी भी राजा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक कार्यों की क्रियान्विति वस्तुतः मंत्रिमंडल की देखरेख में उनके परामर्श से ही संभव होती है। यदि राजा अलग चलने की कोशिश करेगा या मंत्रियों के परामर्श को नहीं मानेगा तो विवाद या टकराव की स्थिति बन सकती है। तो मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पे राजा पर व्यावहारिक प्रतिबंध हमेशा ही रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जनता का या जनमत का भी अपना एक प्रभाव, एक नियंत्रण रहता है, क्योंकि कौटिल्य ने तो कहा है कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल हो जाए तो ऐसे राजा को पदच्युत करने का अधिकार कौटिल्य ने अपनी प्रजा को दिया है। वरन कौटिल्य ने तो व्यावहारिक रूप से ऐसा करके सिद्ध भी किया है। नंदवंश के विनाश की जो कथा कौटिल्य के जीवन के साथ जुड़ी है और उनकी विलासिता और व्यसनों की वजह से जिस प्रकार से भारत ने विदेशी आक्रांताओं के दबाव को झेला और जिस प्रकार भारत की राजनीतिक जो स्थिरता है, उसको जो चुनौतियां उस समय में थी, उन सब की वजह से कौटिल्य ने स्वयं उस समय जिस प्रकार के काम किए और जिस प्रकार से नंदवंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित और प्रशिक्षित करके एक राजा के रूप में, सम्राट के रूप में स्थापित किया, वो अपने आप में सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि यदि राजा व्यसनी और विलासी हो, यदि राजा अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाए तो उसे उसके पद से च्युत करने का अधिकार हमेशा ही प्रजा के पास होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो कौटिल्य कहते हैं, वो ये कि जो व्यक्ति सम्राट बनता है, जो व्यक्ति राजा होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसके जो गुण, स्वाभाविक गुण होते हैं, होने चाहिए, उसकी जो योग्यताएं होती है और शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद में जिस प्रकार राजा का व्यक्तित्व बन जाता है, वो अपने आप में ही प्रजा के कल्याण, प्रजा की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। यानी वो व्यक्ति जो कुंदन की तरह तप कर, निखर कर प्रजा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर राजा बनता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं हो सकता। अर्थात उसका व्यक्तित्व, उसके गुण, उसकी शिक्षा दीक्षा, ये सब, उसका चरित्र, ये सब भी अपने आप में उस पर स्वयं पर एक नैतिक प्रतिबंध का कार्य करते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रजा की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए अपने आप को सेल्फ कमिटेड, प्रतिबद्ध बनाता है। तथा कौटिल्य के राजा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य का राजा कतई निरंकुश नहीं है, वरन वो स्वयं पर अनेक प्रकार के व्यावहारिक प्रतिबंधों के साथ प्रजा की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए काम करने में संलग्न रहता है।